वैसे उसी विषय से संबंधित है, लेकिन पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा और उससे भी पहले एक बात और उससे भी पहले एक बात और। मुझे कई बातें याद आ रही हैं, इसलिए मैं क्रम से रखता हूँ सारी बातों को। पहली बात तो ये कि मैंने देखा है जैसे ही ढाई बजते हैं, आपको तो पता ही है ढाई बजने का मतलब ढाई ही होता है 2:30। तो कोई बात नहीं, सबके साथ प्रतिकूलताएं होती हैं। जिसके साथ प्रतिकूलता है वो देरी से जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, वो मैं समझता हूँ। कोई 10 मिनट लेट जुड़े, 15 मिनट लेट जुड़े, मैं तो कहता हूँ आधे घंटे भी लेट जुड़े ना, कोई बात नहीं। यदि प्रतिकूलता है, बाधा है उनके साथ में, व्यस्तता है, तो भी कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है, और उसके बाद भी आलस्य के कारण या किसी ऐसे ही अनावश्यक कारण के चलते कक्षा में विलंब से जुड़ते हैं, तो उसमें आपकी अधिक हानि है। मेरा तो शायद कुछ जाता नहीं है, बस थोड़ा सा इतना जाता है मेरा कि उस बात को बार बार बताना पड़ सकता है, बस इतना इतना जाता है मेरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाता। आपका मंत्र चला जाएगा या कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो चली जाएगी। इसलिए यदि आप समय से जुड़ेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक अनुशासन भी दिखता है और फिर वो संख्या भी दिखती है कि हाँ, अब इतने सारे लोग हैं तो अब किसी महत्वपूर्ण चर्चा को अब शुरू किया जा सकता है। ये एक कारण है इसमें। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक दिन की बात है, मैं योग दर्शन पढ़ रहा था आचार्य सत्यजीत जी से, यूट्यूब पर। तो अब उसमें आचार्य जी चर्चा करते हुए एक बात कह रहे थे कि देखिए, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सबके अलग अलग अपने स्तर हैं। सारे विद्यार्थी एक स्तर के नहीं होते। किसी का बौद्धिक स्तर कमजोर होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का सबसे अच्छा होता है। ऐसे ऐसे स्तर के विद्यार्थी होते हैं। अब कई बार होता क्या है कि जो पढ़ाने वाला है, जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो सबके हिसाब से पढ़ाता है। वो चाहता है कि उसकी बात, उसकी पढ़ाई हुई चीजें सबसे सारे विद्यार्थियों के पास तक पहुंचे, अंतिम विद्यार्थी तक उसकी बात जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केवल अच्छे विद्यार्थियों को ध्यान में रख के ही बात करे। उसमें जो बहुत निम्न श्रेणी के हैं, जिनके पकड़ने की क्षमता कम है चीजों को, उन तक भी बात जाए, वो ऐसा विस्तार करने का प्रयास करता है चीजों को। वो अपनी ओर से चाहता है कि इसकी अधिक से अधिक एक्सप्लेनेशन हो, व्याख्या हो, इसका वो प्रयास करता है। जब वो बहुत अधिक व्याख्या कई बार किसी चीजों की कर रहा होता है, ऐसे में जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जिनका बौद्धिक लेवल जो है वो ऊंचा है, चीजों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, आईक्यू लेवल उनका शानदार है, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या लगता है बैठे हुए, यार क्यों पका रहे हैं बार बार उसी बात को, बार बार दोहराने की क्या आवश्यकता है, आप बार बार इसको रिवीजन क्यों कराते हैं, ये एक बार आ गई थी समझ में, आप फिर भी इस बात को कह रहे हैं। ये इतना विस्तार करने की आवश्यकता क्या है? जिस चीज को 2 मिनट में समझा जा सकता था, आप उसके लिए 4 मिनट क्यों ले रहे हैं? ऐसा कई बार विद्यार्थियों के मन में आता है, कई बार कह नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं। तो बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखा जाता है। तो आचार्य जी ने वहां कक्षा में एक बात बताई जो मैं सुन रहा था यूट्यूब पर। उन्होंने कहा कि एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने सभी स्तर के विद्यार्थियों को साथ लेके चले, कोई पीछे ना छूट जाए। क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी पीछे छूटता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? अध्यापक की ही तो बनेगी। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जब सफल होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए दुनिया का हर टीचर खड़ा होता है। हर टीचर अपना नाम आगे रखेगा, ये मेरा वाला विद्यार्थी है या ये मेरी छात्रा है, हमने इसे पढ़ाया था, अपना नाम भी लिखेंगे, हमारी छात्रा, हमारी बेटी, हमारी ये वो, ऐसे करके हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा शिष्य, ऐसा लिखते हैं ना। लेकिन जो लोग फेल हो गए, जो लोग सफल नहीं हुए, जो पीछे रह गए, जो उस क्रम में आगे आ ही नहीं पाए, उनकी जिम्मेदारी भी तो कोई ले। अब उन्हीं जिम्मेदारियों को लेने के लिए जो गंभीर शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और अधिक एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, चीजों को बार बार दोहराते हैं, थोड़ा विस्तार करते हैं, चीजों को और सरल करते हैं, ताकि उस व्यक्ति तक भी उनकी बात ठीक से पहुंचे, समझ में आए, जिसका बौद्धिक स्तर थोड़ा कम है, कमजोर है, चीजें देरी से पकड़ता है। कारण कई हो सकते हैं, आयु अधिक हो सकती है उनकी, बालक हो सकता है वो कोई, या हो सकता है उसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, या आनुवांशिक रूप से उसे वैसी चीजें नहीं मिली, जीन्स में वैसी चीजें नहीं है कि वो बुद्धि से अच्छे से काम कर पाता हो, ऐसा भी तो होता है ना। तो खैर कई बार तो छोड़ना होता है, ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ी उपेक्षा करनी होती है। लेकिन फिर भी जब कई सारे लोग ऐसे हों
तो फिर शिक्षक की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो अच्छे स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा धैर्य बना के रखें। धैर्य बनाने के दो लाभ हो जाएंगे, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो लाभ मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में किया है। दो लाभ क्या होंगे? पहला लाभ तो धैर्य आएगा जीवन में पेशेंस आएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा लाभ है। नहीं तो आज की पीढ़ी जो है, जो शॉर्ट्स देखने वाली है, रील्स देखने वाली है, वो मान लीजिए 20 सेकंड की रील देख रहे हैं, कोई कोई बालक है, कोई रील देखने वाला है, वो 20 सेकंड की रील है, वो केवल 2 सेकंड में ये निर्णय कर लेता है कि मुझे ये रील देखनी है नहीं देखनी है। मान लीजिए उसने ऊपर स्क्रॉल किया, एक नई वीडियो आई, अब वो क्या करता है, बहुत जल्दी से निर्णय करता है ना ये देखने वाली नहीं है, तुरंत स्क्रॉल ऊपर, या किस वीडियो पर लास्ट तक रुके रहना है। और रील कितने सेकंड की है? केवल 20 सेकंड की। तो जो चीज उनके जीवन में केवल 20 सेकंड के लिए रहने वाली है, उसका फैसला कितनी देर में कर लेते हैं? मात्र 2 या 3 सेकंड में कर लेते हैं वो फैसला। सोचिए आज की इस पीढ़ी को धैर्य दे पाना, उनको पेशेंस के साथ किसी चीज में संलग्न रखना, बनाए रखना, बिठाए रखना चुनौती हो जाती है किसी शिक्षक के लिए, किसी अध्यापक के लिए। आसान काम नहीं है ये। इसलिए यदि हमारे भीतर धैर्य आए, हम सभी के भीतर एक पेशेंस आए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। और धर्म का पहला ही लक्षण धृति कहा है मनु महाराज ने। धृति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह, ऐसा करके श्लोक आता है ना मनुस्मृति में। तो धर्म का पहला लक्षण होता है धैर्य। यदि हमारे भीतर धैर्य है तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और धैर्य ही नहीं है तो फिर हम कम से कम धार्मिक तो नहीं है। फिर संसार में कोई भी हमें कितना भी महान कह दे, तो कम से कम हम धार्मिक नहीं है उस समय। पहला लाभ हो गया। यदि हम थोड़ा धैर्य बना के रखें कक्षा में, तो हमारे भीतर एक नया गुण विकसित होगा धैर्य रखने का। दूसरी चीज देखिए, जब हम धैर्य रखेंगे, हम आराम से शिक्षक की बात को सुनेंगे, जिसको शिक्षक बार बार रिपीट करके सुना रहा है, लगातार व्याख्या कर रहा है विस्तार से। एक लाभ और क्या हो जाएगा भाई? रिवीजन होगा, चीजें और बारीकी से समझ में आएंगी। कल को मैं भी शिक्षक बनूंगा तो मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसी तरीके से अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को। ये भी तो एक लाभ होता है ना। नहीं तो हमें हमें तो समझ में आ गई चीजें, टीचर ने पढ़ाई और हो गया भाई, 10 मिनट की चीज को हमने 5 मिनट में पकड़ लिया, हमारी बौद्धिक क्षमता अच्छी थी। लेकिन जब कल को किसी को समझाने की बात आई उसी बात को, वहां फेल हो जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने अपने टीचर से वो एक्सप्लेनेशन ली ही नहीं थी। हमने वो व्याख्या, चीजों को बढ़ा बढ़ा के बताने की चीजें, वो क्षमता वो हम ले ही नहीं पाए, वो क्वालिटी हमारे भीतर आई ही नहीं। इसलिए दो लाभ जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत कमाल के लाभ हैं, आप ले सकते हैं अपने जीवन में। आज ये बात क्यों करनी है मुझे? क्योंकि हमारी कक्षा में ऐसा कई बार होता है। कई बार किसी चीज को लेके, मैं ही क्या, कोई भी जब बोल रहा होता है तो हमें उसको धैर्य से सुनना चाहिए। एक बात और, मैं पिछले कई दिनों से YouTube पर वीडियो सुन रहा हूँ, बहुत बहुत विस्तार से स्वामी जी योग दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं, बहुत विस्तार से करते हैं। एक चीज को इतनी बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करते हैं। अगली वीडियो लगेगी, मतलब 20-20 मिनट की वीडियो होती है बस। तो 20 मिनट की वीडियो खत्म हुई, अगली वीडियो जब शुरू होगी तो पूरी पिछली वाली जो 20 मिनट की वीडियो थी फिर उसको रिपीट करेंगे, उन्हीं सब बातों को। एक ही विषय को पता नहीं 10-10 12-12 बार रिपीट करते हैं। तो अचानक से मन में ये आता है कि यार क्यों आप इतना एक्सप्लेनेशन करते हैं इस चीज का, आ गई समझ में, क्यों बोले जा रहे हैं, क्यों बोले जा रहे हैं। ये आता है कई बार मन में। लेकिन मुझे अपने आचार्य की वही बात याद आ जाती है कि धैर्य रखिए आपके भीतर क्षमता आएगी धैर्य होने की, धैर्य धारण करने की। और दूसरी बात, विषय इतना मजबूत होता चला जाता है, वो इतना परिपक्व होता चला जाता है मेरे चित्त में, क्योंकि बार बार स्वामी जी रिपीट कर रहे हैं। इतना अच्छे से हो गया कि यदि मैं उसको किसी को पढ़ाऊं ना, तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ। स्वामी जी जैसा तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो उनकी योग्यता तो बहुत महान है। लेकिन फिर भी यदि मैं किसी को योग दर्शन पढ़ाऊं शुरू से, तो कम से कम अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। दो लाभ हो गए ना। और कम से कम आज की पीढ़ी के लिए पहला वाला जो लाभ है, पेशेंस वाला, धैर्य वाला, ये तो होना ही चाहिए। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं है, बताइए। नहीं है मेरा हिस्ट्री, क्या बोले हमने सुना है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। जी ठीक है। चलिए वैसे आपके पढ़ाने में इतनी सूक्ष्मता है, बारीकी है, और आप सबका धैर्य से सुनते हैं, यही बड़ी खास बात लगी।
जबकि जी ये काम आसान नहीं है, पर हर एक की जो त्रुटि है, खासियत है, वो सब आप छोटे बड़े सबकी बहुत अच्छे से बताते हैं। जी माता जी।